जा रहे हैं पीएचपी ओप्स पीएचपी का सेकंड पार्ट है, ये सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए, तो अगर आपने ये वीडियो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखो, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टर एंड व्हाट आर द नीड्स। तो कंस्ट्रक्टर का जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्ट करने वाला। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट बनते समय उसकी मेमोरी को एलोकेट करने का काम करता है। यानी जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में, रैम में बनेगा, तो रैम में मेमोरी एलोकेशन का काम करता है कंस्ट्रक्टर, यानी ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है। साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट बनाते समय और क्या कर सकता है, तो ऑब्जेक्ट के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, यानी वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको क्या करना, इनिशलाइज करने का काम करता है, उनकी वैल्यूज़ को एक्टिवेट करने का, इनिशलाइज करने का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन उसके बाद उसके फंक्शंस वगैरह कॉल होंगे। अब बात आती है डिस्ट्रक्टर। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, डिस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। तो क्वेश्चन में आता है डिस्ट्रॉय कब करता है। डिस्ट्रॉय तब करता है जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का यूज़ अब नहीं रहता, तो स्क्रिप्ट बंद होने के बाद डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जो ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। इट मीन्स ये दोनों ही फंक्शन हैं, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, कहाँ पर कैसे बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, पहले पीएचपी पे आते हैं। इसके पहले का वीडियो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे का ये काम समझ में आ जाए। ये सेकंड पार्ट है, तो इसके पहले सारे कनेक्टेड हैं सारे वीडियोस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, जैसे पिछली क्लास में भी किया था, एक क्लास बनाया था क्लास 1 नाम का, और मैंने बोला था इसका ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं। तो $obj इक्वल टू न्यू क्लास 1, ये बना दिया, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब बात आती है कि जैसा कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर अगर बनाना चाहते हैं, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार अंडरस्कोर लगाना होता है और लिखना होता है कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इट मीन्स कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ये एक बना बनाया फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। तो पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, और मैंने कहा क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, क्रिएटेड मीन्स ये समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट बन गया है। एंड एक और बना लेते हैं डिस्ट्रक्टर के लिए, तो मैं यूज़ करूँगा फंक्शन, जिसमें यूज़ करेंगे अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट, इसका नाम है डिस्ट्रक्टर। एंड यहाँ पे कर देता हूँ ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि ये काम कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया है, ये 2 कंस्ट्रक्टर और एक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाया है, और मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी पहले इसका चेकआउट करते हैं, आउटपुट में देखते हैं तो क्या आता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स पहले ऑब्जेक्ट बना, तो बनते समय ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया, मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ तो क्या ये दोनों कॉल होंगे, तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ना ऑब्जेक्ट बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, यानी ना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। मैं कह सकता हूँ कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर सबसे लास्ट में कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट को मेमोरी को डी एलोकेट करना होता है, तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनता है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए याद रखना है अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट कीवर्ड लगते हैं, और डिस्ट्रक्टर के लिए अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट लगाते हैं। अब क्वेश्चन बनता है एक फंक्शन और बना लेते हैं, जैसे कि पिछली क्लास में बनाया था। अगर मैंने यहाँ पर सो फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पर लिखा इको सो कॉल्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो क्या यहाँ पे ये सो हमें दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि सो हमें नहीं दिखने वाला है। ऑब्जेक्ट बनेगा, डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना होगा, जब इसका स्कोप खत्म होगा यानी फंक्शन खत्म हुआ होगा, स्क्रिप्ट बंद हुई होगी, तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा डिस्ट्रक्टर, बट ये फंक्शन तो कॉल नहीं हुआ। इट मीन्स मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, $obj डॉट मीन्स एरो एंड सो को कॉल करूँगा, ठीक है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ये सेकंड वीडियो है, तो इसके लिए पहला वीडियो जरूर चेक करिएगा। अब आइए आंसर देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, सो मेथड कॉल एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर एरो लगा दूँ तो हमें ये पता चल जाएगा इसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना, सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। चलिए भाई ये होगा, देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, देन सो, देन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स सीक्वेंस से हमारा काम हो रहा है। अब बात आती है, पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम रखा था पब्लिक $100 मैंने पास किया था। अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर मैं इसी चीज़ को कंस्ट्रक्टर में कॉल करता हूँ, यानी इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, तो क्या होता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर बोला
कॉल करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं एक एरर आएगी। एरर ये है अनडिफाइंड वेरिएबल एक्स, जैसा कि पहले वाले वीडियोस में हो रहा था, पहले के क्लासेस में हो रहा था। अब इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा जो मैं पिछले वाले में कर रहा था। दिस का यूज़ करूँगा और यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है। जैसा कि पहले वीडियोस में हमने बताया था कि फंक्शन में जब भी हमें कॉल करना पड़ेगा किसी वेरिएबल को बनाने के बाद, तो मुझे वहाँ पर दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अब यही बात मेरे दिमाग में आती है, काम करते हैं कंस्ट्रक्टर को मैं वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ, मतलब वेरिएबल को मैं कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करना चाहता हूँ। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर इसी वेरिएबल को मैं उठा करके यहाँ लगा दूँ तो क्या होगा? ठीक है, अब मैंने लगा दिया। ध्यान से देखिएगा, क्या इसका कोई रिजल्ट एरर है? हाँ बिल्कुल एरर, देखने से ही लग रहा है। बट यहाँ पर देखिए जरा, एरर एक आ रही है अनएक्सपेक्टेड पब्लिक। क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट आउट दीजिए, कमेंट करके दीजिएगा कि ये जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर पब्लिक एक्स इक्वल 100, ऐसा एरर क्यों दे रहा है? ठीक है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा। आप एक बार मुझे बताइएगा कि इसका रीज़न क्या है, वाई इट जनरेट्स अ एरर जब मैं पब्लिक लगा रहा हूँ। तो चलिए खैर, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है भाई, मैंने हटा दिया। तो क्या ये काम करेगा? अभी भी वही प्रॉब्लम है। इसका मतलब यहाँ पर भी दिक्कत है, ये तब भी कॉल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे करना कैसे पड़ेगा? तो जब भी आपको किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन करना होगा, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर भी लगेगा दिस कीवर्ड। इट मीन्स यहाँ पर भी लगेगा दिस कीवर्ड और यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगा करके इनिशियलाइज करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इस वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ 100 एंड देन आप आंसर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 100 सो एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। हमने क्या सीखा इसमें? अगर मैं वेरिएबल को बाहर बनाता हूँ तब तो मैं पब्लिक लगा करके सीधे मैं दिस कीवर्ड से एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर मैं किसी फंक्शन को कंस्ट्रक्टर यानी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? दिस कीवर्ड लगा के ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब एक और बात समझते हैं, अगर मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू 100 आ रही है, इट मीन्स अगर मैं इसी चीज़ को अगर ऐसे यूज़ कर लूँ, मान लो मैं चाहता था कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूँ $y नाम का, और मैं चाहता हूँ कि इस y वैल्यू को मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है। ठीक है ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ? $y को एक्सेस करूँगा। तो इसका मतलब मुझे ऑब्जेक्ट बनते समय यहाँ से वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो देखिएगा यहाँ पर मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ 10। जब मैंने 10 पास किया तो इसका मतलब ये 10 जाएगा y में और y वैल्यू क्या कर देगा? x में इनिशियलाइज कर देगा। बिल्कुल सही है। तो आप आउटपुट देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 10 सो मेथड कॉल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि कुछ इस तरीके से कॉल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं गलती से यहाँ वैल्यू देना पास करना भूल जाता हूँ तो क्या होगा? तब आप देखिएगा क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मिसिंग आर्गुमेंट बता रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आर्गुमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि आपने बोला है कि ऑब्जेक्ट बनते समय इस वैल्यू को मुझे पास करना है एंड देन इसको कॉल करना है। ठीक है ना, चलिए भाई बिल्कुल सही है। तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको उलट देते हैं। अगर मैं ये काम करता हूँ, यहाँ से वैल्यू पास किया और यहाँ से मैंने हटा दिया, और मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे कुछ मैं यहाँ से हटा करके, ओके हटा दिया, और ये जो वैल्यू y है मैं इसको हटा करके यहाँ पर 100 पास कर देता हूँ। अब क्या होगा? मैंने यहाँ से 10 पास किया, यहाँ पर मैंने होल्ड नहीं किया। क्या होना चाहिए? एरर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। आंसर आप देख सकते हैं, एरर नहीं आएगी, बिकॉज मैंने वैल्यू दिया और इस वैल्यू वेरिएबल इस फंक्शन ने इसको होल्ड नहीं किया, तो इसको तो वैल्यू मिल रही है। अगर मैं वहाँ पर y बना देता और नहीं देता तब एरर देता। इट मीन्स ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसा कि हम लोग फंक्शन में भी देख चुके हैं। अब सेम कहानी आती है, अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता तो क्या होगा? ठीक है ना, सेम बात यहाँ पर समझते हैं। काम करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, बनाया, उसका नाम रखा ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो। अगर मैं यहाँ से 10 पास करता हूँ तो x को 10 मिला होगा। अगर मैं यहाँ से 20 पास करता हूँ तो क्या जाएगा? 20 मिलना चाहिए। देख लेते हैं क्या कंस्ट्रक्टर दोनों के लिए अलग अलग चलता है। और यहाँ से मैं वैल्यू को y में होल्ड करता हूँ और y से यहाँ से, सॉरी ये मैंने क्या किया, $y को मैंने पास कर दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से 10 पास कर रहा हूँ तो 10 मिलेगा इसको पहले ऑब्जेक्ट को, और दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर दूसरे को, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 10 सो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 20 सो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। अब आप समझ सकते हैं कि 2 बार ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड क्यों हुआ, क्योंकि दोनों जब काम हो गया देन इसके बाद कॉल हुआ। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इको कर देता हूँ और लगा देता हूँ br आउटपुट पता चले कि ये ऑब्जेक्ट 2 का रिजल्ट है। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि ओके यहाँ से आउटपुट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 अगर मैंने किया तो आप देख सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ,
10 प्रिंट हुआ, 100 प्रिंट हुआ, फिर आउटपुट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हुआ, यानी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने अपने 20 प्रिंट किया, फिर इसने भी फंक्शन कॉल किया। अब ध्यान से देखो, दोनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुए। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑब्जेक्ट ये बना, इसने वैल्यू पास की 10, ये लेके गया 10 यहाँ पर एक्स में डाल दिया, वाई में डाला, वाई ने एक्स में साइंस किया, वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दी। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड के बाद वैल्यू मिली 10, उसके बाद इसने सो को कॉल किया तो वैल्यू हुई सो। अभी ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, अभी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू है। आउटपुट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 यानी प्रिंट हुआ। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 फिर से चला, ये 20 लेके गया, यानी फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ आएगा, ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा, इनिशियलाइज करने के बाद प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद सो कॉल करेगा। अब जो दोनों काम हो गए तो अब पता है कि ये इस काम होने के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 1 की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा और ये कहेगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, यानी 2 ऑब्जेक्ट हमारे डिस्ट्रॉय करेंगे तो 2 बार ये हमें प्रिंट होके मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या करते हैं, कैसे कॉल होते हैं, इनका काम क्या है और रोल क्या है, ठीक है, और बनाते कैसे हैं। अब आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि यहाँ पर जब पब्लिक बनाते तो क्यों एरर आती है, इसका कमेंट आउट करिएगा। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ, क्या हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं या नहीं, यानी मैं कह सकता हूँ कि क्या PHP में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है या नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। अगर ऐसा कुछ इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, इसको दोनों को ही कमेंट में बताइएगा। और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप कंटिन्यू रखिएगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा इनहेरिटेंस पर पार्ट 3, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।